जय हिंद बच्चों, स्वागत है आपका मेरे हिंदी चैनल में। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ हिंदी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है विराम चिन्ह। विराम चिन्ह के बारे में आप जानते ही होंगे, ठीक है। आज इसके बारे में हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। विराम शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो हम देखेंगे विराम का अर्थ होता है विश्राम करना अथवा ठहराव, ठीक है। लेखन कार्य में एक मिनट, लेखन कार्य में भावों अथवा विचारों में ठहराव के लिए विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इनके प्रयोग में हमें सावधानी रखना चाहिए, अन्यथा इसके गलत प्रयोग होने से भाव परिवर्तित हो सकता है, हमारा कहने का तात्पर्य परिवर्तित हो सकता है, ठीक है। यहाँ एक उदाहरण के माध्यम से समझाया गया है। यहाँ पर लिखा गया है खेलो मत बैठो। यहाँ पर खेलो के बाद अल्प विराम का प्रयोग किया गया है। किसके बाद? खेलो के बाद अल्प विराम। अल्प विराम को थोड़ा सा मैं हाईलाइट करके बताता हूँ। यहाँ पर लिखा गया है खेलो मत के बाद अल्प विराम लगाया गया है और उसके बाद लिखा है मत बैठो। इस वाक्य का कहने का मतलब है खेलो मत बैठो, मतलब आपको बैठना नहीं है, क्या करना है? खेलना है। खेलो मत बैठो, ठीक है, खेलने के लिए कहा जा रहा है। अगले वाक्य में बोल रहा है खेलो मत बैठो। खेलो मत के बाद विश्राम, उसके बाद फिर लिखा है बैठो। तो खेलो मत बैठो मतलब यहाँ पर आपको बैठने के लिए कहा जा रहा है, खेलने के लिए मना किया जा रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर हम चिन्ह का प्रयोग अगर गलत कर देते हैं तो उसका भावार्थ परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। इसीलिए हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं आज? विराम चिन्ह के बारे में। विराम चिन्ह का प्रयोग अगर गलत जगह करोगे तो उसका अर्थ भी परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं अपन। यहाँ पर है श्री कामता प्रसाद के अनुसार विराम चिन्ह की संख्या कितनी बताई गई है? 20 होती है। कितनी होती है? 20 होती है। अब कामता प्रसाद कौन? हिंदी व्याकरण को सही क्रम में सजाने का काम किसने किया? कामता प्रसाद गुरु ने किया है, ठीक है। इन्होंने अलग अलग छंद की बात करें, रस की बात करें, व्याकरण की बात करें, इन्होंने अपना बहुत कुछ योगदान दिया है हिंदी को लेकर, ठीक है। अगला है श्री कामता प्रसाद के अनुसार विराम चिन्ह को छोड़कर अन्य विराम चिन्ह अंग्रेजी भाषा से आए हैं। कहाँ से आए हैं? अंग्रेजी भाषा से। तो हम बोल सकते हैं पूर्ण विराम हिंदी भाषा का है, हिंदी भाषा का चिन्ह है। कौन सी भाषा का चिन्ह है? हिंदी भाषा का चिन्ह है, ठीक है। यहाँ पर नोट लिखा गया है संस्कृत भाषा में केवल एक ही विराम चिन्ह होता है। कौन सा? कितने चिन्ह होते हैं? सिर्फ एक चिन्ह होता है, जिसे पूर्ण विराम के रूप में हमने हिंदी में भी अपनाया है, ठीक है। आधुनिक हिंदी भाषा में प्रयोग होने वाले कुछ विराम चिन्ह निम्न प्रकार से, उनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। सबसे पहले आता है पूर्ण विराम, ठीक है। पूर्ण विराम के बारे में देखते हैं। प्रत्येक पूर्ण वाक्य के अंत में तथा प्राचीन भाषा के पद्यों में यति का मतलब ठहराव या रुकावट के लिए, रुकावट के स्थान पर विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। वाक्य का भाव समाप्त होने पर, मतलब अगर यहाँ पर जैसे एक उदाहरण के माध्यम से अगर हम समझे, हमें बिजली पानी की बचत करनी चाहिए। मैंने ये वाक्य लिखा है हमें बिजली पानी की बचत करनी चाहिए। इस वाक्य का भावार्थ पूरा हो रहा है। कैसा हो रहा है? पूरा हो रहा है, मतलब मैंने जो बात कही है वो आप पूरी तरह से समझ चुके हो। तो ये वाक्य इसके अंत में हम किसका प्रयोग करेंगे? पूर्ण विराम का प्रयोग करेंगे। अगला वाक्य है हमें वृक्षों की रक्षा करना चाहिए। वृक्षों की रक्षा करना चाहिए, इसके अंत में हमने लगा दिया फुल स्टॉप, इसके अंत में भी हमने लगा दिया पूर्ण विराम, ठीक है। क्यों? क्योंकि इन दोनों वाक्यों में कहने का अर्थ या भावार्थ पूरा हो चुका है,
ठीक है। अगर हम बोल दें कि हमें रक्षा करनी चाहिए तो ये वाक्य पूरा नहीं हुआ, ये वाक्य अधूरा हुआ, तो उस वाक्य को हम बोल देंगे उपवाक्य। क्यों? क्योंकि उसमें हमें ये नहीं बताया कि हमें किसकी रक्षा करना चाहिए, किंतु यहाँ पर किसकी रक्षा करना चाहिए ये बता दिया। क्यों और किसकी का आंसर जहाँ पर मिल जाता है वहाँ पर वाक्य पूर्ण हो जाता है। ठीक है, बढ़े आगे। उसके बाद अगला आता है उपविराम। कौन सा आता है? उपविराम। अच्छा, पूर्ण विराम चिन्ह किस प्रकार का होता है ये चीज़ें थोड़ा सा ध्यान रखना। ये इस प्रकार का जो चिन्ह होता है ना, इसे हम बोलते हैं पूर्ण विराम। ठीक है, उसके बाद बारी आती है उपविराम। उपविराम को इस प्रकार से डबल डॉट के माध्यम से दर्शाया जाता है। ठीक है, किसी शब्द की सीमा निर्धारण के लिए अथवा लिखित संवाद में उपविराम का प्रयोग किया जाता है। कहाँ पर किया जाता है? किसी शब्द की सीमा को निर्धारित कर दो, सीमित करने के लिए। ठीक है, या लिखित संवादों में उपविराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पर उदाहरण दिया है विज्ञान, तो विज्ञान के बारे में क्या विशेष चीज़ें हैं, क्या क्या वाक्य दिया गया है इसके बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर दिया है विज्ञान एक वरदान या एक वरदान है। ठीक है, इस विज्ञान के बारे में कुछ विशेष टिप्पणी अगर करना है तो हम सीमा का निर्धारण करना क्या कहलाएगा, मतलब कौन से चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा? उपविराम का प्रयोग। ठीक है, अगला है दीपक तुम जा रहे हो। ठीक है, तो दीपक के बारे में अगर कोई वाक्य कहा जा रहा, कोई कह रहा है कि तुम जा रहे हो, के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लग गया, मतलब कोई बंदा बोल रहा है कि दीपक तुम जा रहा है सोनू। अगला है सोनू बाजार जा रहा है, तो इनके बारे में कहा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर भी किसका प्रयोग किया जाएगा? उपविराम का प्रयोग किया जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला आता है अर्धविराम। कौन सा आता है? अर्धविराम। अर्धविराम जो है अल्प विराम और उपविराम को मिलाकर बनाया गया है। ठीक है, यहाँ पर उपविराम को कैसे दर्शाया हमने? डबल डॉट से। अर्धविराम को कैसा? अल्प विराम आपको पता है, कॉमा जिसको बोलते हैं हम। ठीक है, आधा कॉमा और आधा उपविराम को मिलाकर अर्धविराम बना है। क्या बना है? अर्धविराम बना है। जब एक वाक्य का भाव दूसरे वाक्य में पूरा होता हो अथवा दूसरे वाक्य का भाव पहले वाक्य में पूरा होता है, वहाँ अर्धविराम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अर्धविराम के स्थान पर अल्प विराम का प्रयोग भी किया जा सकता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। अर्धविराम किनको मिलाकर बना है? उपविराम और अल्पविराम। उपविराम के बारे में हमने देख लिया, डबल डॉट से बनता है। अल्प विराम में अल्प विराम जैसे कॉमा का प्रयोग किया जाता है। अब इसका उदाहरण देखते हैं हम। जैसे पहला वाक्य दो उपवाक्य को जोड़ के एक पूर्ण वाक्य बनता है, तो वहाँ उन दोनों के बीच में अगर जो जोड़ने का काम करता है वही क्या कहलाता है? अर्धविराम कहलाता है। ठीक है, अब वाक्य क्या है? वह एक धूर्त व्यक्ति है, कौन नहीं पता। ठीक है, लेकिन इसी वाक्य का भावार्थ अगले वाक्य के ऊपर सीमित होगा या फिर निर्भर होगा। ऐसा उसके मित्र ने बताया। ठीक है, या ऐसा उसके मित्र भी कहते हैं। तो अब हमें पता चला कि ये वाक्य पूर्ण हो चुका है। वह एक धूर्त व्यक्ति है, ऐसा उसके मित्र भी कहते हैं। अगला वाक्य, कल वह नहीं आएगी क्योंकि उसकी माँ बीमार है। वह कल नहीं आएगी, क्यों नहीं आएगी? इसका हमें इसकी हमें जानकारी नहीं थी, लेकिन अगले ही वाक्य में ये बात पूरी हो चुकी है, क्योंकि उसकी माँ बीमार है। ठीक है, नोट, यहाँ पर नोट दिया है समुच्चय बोधक, जिसे विस्मयादि बोधक भी हम कहते हैं, शब्द के पहले भी हम अर्धविराम का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे लेकिन, किंतु, परंतु इत्यादि। ठीक है, इनके आगे भी हम किसका प्रयोग कर सकते हैं? अर्धविराम का प्रयोग हम कर सकते हैं। ठीक है, अगला आता है
अल्प विराम। कौन सा आता है? अल्प विराम। यहाँ पर अल्प विराम है, ठीक है। तो अल्प विराम के बारे में हम पढ़ेंगे। अल्प विराम का क्षेत्र व्यापक होता है। व्यापक मतलब बड़े स्तर पर होता है, बहुत जगह प्रयोग हम सबसे ज़्यादा प्रयोग हम किसका करते हैं? अल्प विराम का प्रयोग करते हैं, ठीक है। इसका प्रयोग कम ठहराव के लिए होता है। इस चिन्ह का प्रयोग निम्नलिखित स्थानों पर किया जाता है। पहला, जब वाक्य में दो से अधिक समास समान पद जब वाक्य में दो से अधिक समान पद आए और उनमें संयोजन शब्द और, तथा, एवं, व इत्यादि की गुंजाइश हो, उस स्थान पर अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण देखो इसके, जैसे दो चार लड़कों का नाम इकट्ठा ले लेते हैं अपन, है ना। तो वहाँ पर हम बोलते हैं राम सुंदर सुशील दयाल और सबल व्यक्ति थे, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर देखो राम सुंदर सुशील दयाल, ये चार लड़के इकट्ठे आ गए, है ना। तो इन सभी के बीच में हमने किसका प्रयोग किया? अल्प विराम का प्रयोग किया, ठीक है। अगला वाक्य, दीपू एक सच्चा ईमानदार निडर और मेहनती पुलिस ऑफिसर है, ठीक है। ये चीज़ तो देखो इसके बारे में कितनी विशेषता बता दी। ये सच्चा भी है, ईमानदार भी है, निडर भी है और कैसा है? मेहनती है, ठीक है। तो यहाँ पर किसका प्रयोग किया है? हमने अल्प विराम का प्रयोग किया। आगे बढ़े, अगला सेकंड है ऐसे दो वाक्यों के बीच जिसका भाव एक दूसरे में निहित है, अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। अर्ध विराम में अपन ने अभी थोड़ी देर पहले देखा, ठीक है। पहले वाक्य का अर्थ दूसरे पर निहित है और दूसरे का अर्थ पहले पर निहित है, तो वहाँ पर भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। वह स्वभाव का सख्त है, किसके बारे में ये अभी पता नहीं चला। यह मैं अच्छे से जानता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर वाक्य पूर्ण हो चुका है। यहाँ पर चाहे तो आप अल्प विराम भी लगा सकते हैं या अर्ध विराम भी लगा सकते हो, ठीक है। तीसरा, दी गई संज्ञा या सर्वनाम के विषय में सूचना के रूप में आने वाले संज्ञा या उपवाक्य के पहले और बाद अल्प विराम का प्रयोग किया जाता। उदाहरण से अच्छे से समझ में आएगा। जैसे रावण क्या है? संज्ञा है। और लंका का राजा, ठीक है, लंका का राजा एक विद्वान था। तो इन दोनों के बीच में, ठीक है, इन दोनों के बीच में क्या है? अल्प विराम का हमने प्रयोग किया, ठीक है। अगला, सुभाष जिसके विषय में मैंने तुम्हें कल बताया था एक अच्छे लेखक है, ठीक है। तो यहाँ पर संज्ञा सुभाष हो गया। सुभाष के तुरंत बाद अल्प विराम का प्रयोग। यहाँ पर ये दो वाक्य जुड़ रहे हैं। एक वाक्य जैसे जिसके विषय में मैंने तुम्हें कल बताया था एक अच्छे लेखक है, ठीक है। ये सेकंड वाला नियम लागू हो गया इसमें, ठीक है। कौन सा? सेकंड वाला नियम लागू हो गया। पहले ये वाले वाक्य का भावार्थ सेकंड में निहित है, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमने किसका प्रयोग किया? यहाँ पर ये किसका? अल्प विराम का प्रयोग किया। ओके, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखते हैं अभी हम अल्प विराम के बारे में ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। चौथा है, यदि वाक्य के बीच में कुछ शब्द जैसे कि पर, इसलिए, जो, तो, किंतु, परंतु, लेकिन, बल्कि, अतः, क्योंकि, जिसमें, यद्यपि आदि शब्द प्रयोग होते हो, तो इन शब्दों के पहले हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखना, तुम्हारा घर दूर है इसलिए, यहाँ क्या जोड़ दिया हमने? इसलिए मीरा जाना नहीं चाहती। इसलिए के तुरंत बाद हमने क्या? अच्छा, ये शब्द याद रखना आप लोग, अल्प विराम जहाँ पर भी ये शब्द आ जाए, पर, इसलिए, जो, तो, किंतु, परंतु, लेकिन, बल्कि, अतः, क्योंकि, जिसमें, ये शब्द जहाँ पर भी दिख जाए उसके आगे आप तुरंत क्या लगा दोगे? अल्प विराम का प्रयोग कर दोगे, ठीक है।
ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। ये हर जहाँ पर भी आप हिंदी पढ़ोगे, सुनोगे, देखोगे, वहाँ पर आप लोगों को ये चीज़ें ज़रूर देखने को मिलेगी, ये शब्द ज़रूर देखने को मिलेंगे। उसके पहले अल्प विराम का प्रयोग ज़रूर देखने को मिलता है। तो ये आपकी लेखनी को सुधार सकती है ये चीज़ें। अगर ये छोटी छोटी चीज़ें आप नोटिस करोगे, इसके बारे में जानोगे, तो ये चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, आपकी लेखनी बहुत शुद्ध हो जाती है। ठीक है, 5वां वाक्य देखते हैं हम। किसी व्यक्ति को संबोधन मतलब पुकारना करते समय अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, पुकारते समय हम विस्मयादि बोधक का भी प्रयोग कर सकते हैं और अल्प विराम का भी प्रयोग कर सकते हैं। हमने कहा शिला, शिला 1 गिलास पानी दो। घर में जो भी व्यक्ति होता है उसका नाम लेके हम संबोधित करते हैं, तो शिला के जस्ट बाद हम विस्मयादि बोधक चिन्ह भी अच्छा, विस्मयादि बोधक चिन्ह कैसा होता है? इस प्रकार से ऐसे बनता है। ठीक है, उसे हम क्या बोल देते हैं? विस्मयादि बोधक चिन्ह। ठीक है, अगला है कुछ शब्दों के स्थान पर अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे मोहन जहाँ जाता है, थोड़ा सा ठहराव लिया हमने, वहाँ बैठ जाता है। ठीक है, इस प्रकार की चीज़ें होती हैं। अगला देखते हैं हम, आगे देखते हैं। प्रत्यक्ष कथनों के मुख्य कथन से पहले अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। प्रत्यक्ष कथन जिसका डायरेक्ट मानव जीवन पर प्रभाव पड़ता हो, इसे कहा जाता है प्रत्यक्ष कथन कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर लिखा है वैज्ञानिकों ने कहा। ठीक है, अब देखना यहाँ पर डबल उद्धरण चिन्ह भी लग रहा है, डबल इन्वर्टेड कॉमा भी लग रहा है, लेकिन इसके पहले किसका प्रयोग किया जा रहा है? यहाँ पर अल्प विराम का प्रयोग किया जा रहा है। वैज्ञानिकों ने कहा पानी की बचत करना चाहिए, पानी की बचत करना चाहिए। ठीक है, तो ये जो है ये प्रत्यक्ष कथन है। ठीक है, कैसा कथन है? सॉरी, मुख्य कथन है। ये कैसा है? ये मुख्य कथन है और ये प्रत्यक्ष कथन है। ठीक है, तो मुख्य कथन के पहले हम किसका प्रयोग करेंगे? अल्प विराम का प्रयोग करेंगे। ओके, हमें बिजली की बचत, वैज्ञानिकों ने कहा कि बिजली की बचत करनी चाहिए। अगर इस प्रकार का वाक्य आ जाता है तो बिजली की बचत करना चाहिए कि पहले अल्प विराम का प्रयोग कर देंगे, और बिजली की बचत करना चाहिए को हम लिखेंगे डबल इन्वर्टेड कामा या दोहरा उद्धरण चिन्ह जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, अगला है हाँ, नहीं, बस, सचमुच, अच्छा। ये एक शब्द में उत्तर दिया जाता है। ठीक है, तो इनके पहले जैसे शब्दों से शुरू होने वाले वाक्यों में इन शब्दों के बाद अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे बस, इतनी सी बात थी। ठीक है, तो बस के जस्ट बाद हमने क्या लगा दिया? अल्प विराम। हाँ, मैं इस विषय में कुछ कहना चाहता हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सातवां आता है, सॉरी, अगला आता है प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह को आप लोग भली भांति जानते हैं। जहाँ पर भी प्रश्न पूछने का बोध हो वहाँ पर हम किसका प्रयोग कर देते हैं? प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। प्रश्न का बोध कराने वाले वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे कि प्रश्न के भावार्थ वाले वाक्य में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते, जैसे तुम अभी पढ़ रहे हो। हाँ, इस वाक्य में हम क्या, क्यों, कब, किसने, किसको, कितना, कब, ये चीज़ें नहीं लगाए, लेकिन उसके बावजूद भी ये वाक्य कैसा है? प्रश्नवाचक। वाक्य को पढ़ने से ही प्रतीत होता है कि वाक्य किस प्रकार का है। ठीक है, यहाँ पर लिखा है तुम अभी तक पढ़ रहे हो, सीधी सी बात है, प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। कौन सा लगेगा? प्रश्नवाचक। ठीक है, कभी कभी प्रश्नवाचक शब्द होने पर भी वाक्य का भाव प्रश्नवाचक नहीं होता, ऐसी स्थिति में प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगाते हैं। उदाहरण से समझाता हूँ। राजीव ने मुझे बताया है कि वह कल कहाँ गया था। अब यहाँ पर शब्द जुड़ गया कहाँ। क्या जुड़ गया? कहाँ। अब कहाँ तो प्रश्नवाचक वाक्य है, शब्द है, किंतु यहाँ पर प्रश्न पूछने का बोध नहीं हो रहा है। ठीक है,
राजीव ने मुझे बताया है कि वह कल कहाँ गया था। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है, इस वाक्य के पहले वाक्य में उसने बता दिया, किसने, राजीव ने उसको पहले ही बता दिया कि वो कल कहाँ गया था, इसलिए ये प्रश्नवाचक वाक्य नहीं है। ओके, यहाँ पर एक प्रश्न दिया, निम्नलिखित में से प्रश्नवाचक वाक्य बताइए। प्रश्नवाचक वाक्य बताना है, क्या बताना है, प्रश्नवाचक वाक्य। पहला है, राजीव ने मुझे बताया कि वह कल कहाँ गया था। मीरा बता रही थी कि डॉक्टर क्यों नहीं आया। तुम बाजार क्यों जा रहे हो। उपयुक्त सभी। तो इसमें सही उत्तर क्या है, सी वाला, तुम बाजार क्यों जा रहे हो। ठीक है, क्योंकि इसके अंत में क्या, ये इसके वाक्य में क्या लगा दिया, क्यों। ठीक है, तो अब बाकी जितने भी है उसमें भी प्रयोग किया गया, जैसे बी में भी क्यों का प्रयोग किया गया, ए में भी कहाँ का प्रयोग किया गया, लेकिन उसमें पहले बता दिया गया है, लेकिन इसमें जानने की इच्छा है, इसलिए ये कैसा हो गया, प्रश्नवाचक वाक्य होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विस्मयादिबोधक, किसी भी व्यक्ति को संबोधित करते समय अथवा हर्ष, शोक, घृणा, करुणा, भय, आश्चर्य, प्रेम आदि के भाव को व्यक्त करने के लिए विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। हर्ष मतलब खुशी, शोक का मतलब दुख, घृणा का मतलब घिन आना, करुणा का मतलब दया, ठीक है, भय का मतलब डर, आश्चर्य का मतलब आश्चर्यचकित होना, और प्रेम का मतलब स्नेह। ठीक है, आदि वाक्य में अगर प्रयोग किया गया हो तो उस शब्द के अंत में हम किसका प्रयोग करेंगे, विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। ठीक है, जैसे हम यहाँ पर देखते हैं, थोड़ा सा एक आध वाक्य लिख कर देख लेते हैं। ठीक है, जिसे शाबाश, शाबाश, तुमने बहुत अच्छा किया। ठीक है, शाबाश, तुमने बहुत अच्छा किया। ठीक है, यहाँ पर हमने किसका प्रयोग कर दिया, यहाँ पर किसका प्रयोग किया, विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग किया। ठीक है, तो ऐसे वाक्य के या ऐसे शब्द के बीच जहाँ पर कुछ आश्चर्य का भाव उत्पन्न हो रहा हो तो हम वहाँ पर किसका प्रयोग कर देंगे, विस्मयादिबोधक का। ठीक है, अगला है उद्धरण चिन्ह। कौन सा है, उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह के बारे में देखते हैं। उद्धरण चिन्ह दो प्रकार के होते हैं, एक हरा उद्धरण चिन्ह होता है और एक दोहरा होता है। एक हरा मतलब जिसमें सिंगल कॉमा लगता है, इन्वर्टेड कॉमा लगता है, और दोहरे में डबल इन्वर्टेड कॉमा लगता है। ठीक है, इसके बारे में देखते हैं। एक हरा उद्धरण चिन्ह, एक हरा उद्धरण चिन्ह में क्या है, किसी शब्द वाक्य, ध्यान रखना एक हरा कहाँ लगेगा, सिंगल इन्वर्टेड कामा कहाँ लगेगा, किसी शब्द क्या, किसी वाक्य को अलग से दिखाने के लिए लेखक, कवि का नाम, कोई शीर्षक हो, पुस्तक का नाम हो, समाचार पत्र का नाम इत्यादि को लिखते समय एक हरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि पूस की रात प्रेमचंद की एक कथा है। ठीक है, तो इसके ऊपर हमने किसका प्रयोग किया, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा। अगला है दोहरा उद्धरण चिन्ह, डबल इन्वर्टेड कॉमा, किसी परिभाषा को, प्रत्यक्ष कथन, कहावतों को,
प्रसिद्ध पंक्तियों को इत्यादि को लिखते समय दोहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पर लिखा है, सक्सेना ने कहा था, धीरे धीरे कुछ नहीं मिलता, केवल मौत मिलती है। ठीक है, इसने एक कथन दिया है, प्रत्यक्ष कथन दिया है। क्या कहा कि धीरे धीरे कुछ नहीं, केवल मौत मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पर किसका प्रयोग किया हमने? डबल इन्वर्टेड कॉमा। प्रत्यक्ष कथन, घरों के आसपास पानी जमा न होने दे। नगर पालिका वगैरह ये स्वच्छता को बनाए रखने के लिए निर्देश देती है। ठीक है, अगला है योजक चिन्ह। कौन सा है? योजक चिन्ह। योजक चिन्ह के बारे में देखते हैं। योजक चिन्ह, संयोजक चिन्ह या सामासिक चिन्ह भी हम कहते हैं। बीच में जिसे डैश हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? डैश। इस चिन्ह का प्रयोग केवल दो विपरीतार्थक शब्द के बीच जिन पदों के दो खंड प्रधान हो, जिनमें और लुप्त हो, सहचर शब्दों के बीच दो संयुक्त क्रियाएं एक साथ प्रस्तुत हो, एक ही शब्द दो बार प्रयुक्त हो, कारक चिन्ह के स्थान पर सा, सी, से आदि से पहले लिखते समय यदि कोई शब्द पंक्ति के अंत में पूरा न हो तो उक्त शब्द के आधे खंड के बाद योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे विपरीतार्थक शब्द मतलब विलोम शब्द, लाभ, हानि, दिन, रात, ये विपरीतार्थक। दोनों खंड प्रधान हो, दाल जितनी इम्पोर्टेंट उतनी रोटी, हवा जितनी इम्पोर्टेंट उतना पानी, तो दोनों पद कैसे हो? प्रधान हो। और जहाँ पर और लुप्त हो, जहाँ पर और को हटाकर जहाँ पर दो शब्द समान हो या विलोम हो या प्रधान हो, ऐसे शब्द के बीच में और को हटाकर, जैसे माता और पिता, नदी और नाला, ठीक है, इस प्रकार के शब्द जहाँ पर होते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर और को हटाकर हम योजक चिन्ह का प्रयोग भी कर सकते हैं। ये समास में भी हमें देखने को मिलेगा। सहचर शब्द, ठीक है, सहचर, आप एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हो। तन, मन, धन, समझ, बूझ, दोनों सहचर है। संयुक्त क्रिया, तुम कुछ पढ़ते लिखते, पढ़ना और लिखना दोनों क्रिया है। दोनों किसी क्रिया है? संयुक्त क्रिया। नहाना धोना, नाचना गाना, नाचना और गाना दोनों क्रियाएं हैं। नहाना धोना दोनों क्रिया है। शब्द दो बार प्रयुक्त हो, धीरे धीरे, बार बार, सने सने, ये शब्द कैसे हैं? दो समान शब्द हो गए हैं। ठीक है। पुनरावृत्ति, शब्द की पुनरावृत्ति बोलते हैं हम। कारक के स्थान पर पद के भेद, इसको हम बोल देंगे पद भेद। रावण का वध, रावण वध। सा, सी से पहले चांदी, सा, ठीक है, चंद्रमा, सा। यहाँ पर जहाँ पर सा, सी, से का प्रयोग अगर होता है तो उसमें एक अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है ये आप लोगों को बताना है कमेंट्स में। ओके, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आता है निर्देशक चिन्ह। यह चिन्ह योजक चिन्ह से थोड़ा सा बड़ा होता है। इस चिन्ह का प्रयोग संवाद को लिखने के लिए, वाक्य में किसी पद विवरण देने के लिए, अन्य किसी पद का विवरण देने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे मीरा के जस्ट बाद हमने कौन सा लगा दिया? निर्देशक चिन्ह लगा दिया। तुम मेरे साथ घर चलोगी, ठीक है। अब ये वाक्य प्रश्नवाचक भी हो गया, इसलिए लास्ट में क्या लगा दिया? प्रश्नवाचक वाक्य लगा, यह चिन्ह लगा दिया। शीला, हाँ बिल्कुल, ठीक है। ये सारे इसके उदाहरण हैं, ठीक है। अगला है विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह किसी पद की व्याख्या करने या किसी के बारे में विस्तार से बताने, सूचना, निर्देश आदि देने के लिए विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अच्छा, विवरण चिन्ह जो है निर्देशक चिन्ह और उपविराम को मिलाकर बनाया जाता है, ठीक है। उपविराम के बारे में हमने पढ़ लिया है। ओके, तो ये थे सारे आज के हमारे चिन्ह। इसमें थोड़े से चिन्ह और बाकी है, उसको हम अगले लेक्चर में लेके आएंगे, ठीक है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें, ठीक है। जय हिंद सभी को।